गुणसूत्रों का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 पेयर्स। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 जोड़ा माने 46। 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, यदि इस संख्या में कमी पाई जाए, यदि इस संख्या में कमी पाई जाए तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। यदि इस संख्या में कमी पाई जाए तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। क्रोमोसोम डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। कौन कौन से डिसऑर्डर हैं? एक को कहते हैं डाउन सिंड्रोम और दूसरे को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक का नाम है डाउन सिंड्रोम, दूसरे का नाम है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, यह बीमारी किसमें हो सकती है? ये मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों में हो सकती है। मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम होती है वो किस में होती है? ओनली फीमेल में होती है। ये दो तरह की क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, बीमारी या परेशानी है। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, जिसमें व्यक्ति का क्रोमोसोम 23 जोड़ा न होकर 21 जोड़ा हो जाता है, 21 पेयर्स। तो सिंड्रोम क्रिएट हो गया कम होने से। तो अगर उसका नाम डाउन सिंड्रोम है तो यूं समझिए कि वो मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी। बट अगर टर्नर सिंड्रोम है तो वो केवल फीमेल में होगी। सीटेट में अभी तक ये प्रश्न 3 बार आए हैं आज तक। इसको भी लिखते हैं क्या कि 3 बार आता है? तो जैसे ही हम बताते हैं क्या लिखने लगते हैं? अच्छा, VVI लिखते हैं। हम जितना यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, उन सब पर VVI लिखिएगा आज से। ऐसा लगता है कि हम बाकी सब ऐसे पढ़ाते हैं और ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक आपको जितना पढ़ाए वो सब उतना ही ज़रूरी है जितना ये। एक भी चीज़ आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। मटर के दाने का परीक्षण बताए, बोले ना 18, 19, 20, 21 लगातार प्रश्न आए हैं इससे। तो इसका मतलब है कि हम वो पढ़ेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। VVI के क्या मतलब? नेक्स्ट, क्लासरूम में वही टर्म पढ़ाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो। जो जरूरी नहीं है वो नोट्स में है। नोट्स में थोड़ा ज़्यादा डिटेल है, जरूरी से बाहर की भी चीज़ें हैं, लेकिन क्लास में वही पढ़ाए जाते हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं। थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम समाप्त हुए, 6ठा। नेक्स्ट, और कौन सा सिद्धांत है? समानता का सिद्धांत इसमें भी है, उसका नाम क्या होगा? गाल्टन। गाल्टन को इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट लिखेंगे 7 नंबर पे, थियरी ऑफ यूनिफॉर्मिटी। समानता का सिद्धांत या समरूपता का सिद्धांत, दोनों कह सकते हैं। समानता भी कह सकते हैं, समरूपता भी कह सकते हैं। हो गए?
इसमें लिखेंगे एक लाइन, जैसे माँ बाप वैसे संतान। जैसे माँ बाप वैसे संतान। मतलब क्या? इंसान है तो इंसान पैदा करेगा, सांप है तो सांप के बच्चे ही होते हैं ना वो, कि कुछ और हो जाते हैं? शेर और बाघ के बच्चे शेर और बाघ होते हैं कि कुछ और हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी ये बताती है कि जो माँ बाप है उन्हीं से जो संतान उत्पन्न होगी उनके जैसे होगी। इंसान से उत्पन्न होते हैं तो इंसान के जैसे होंगे, सांप से उत्पन्न होते हैं तो सांप के जैसे होंगे, तेंदुआ या जानवर कोई और हो तो वो वही पैदा होता है। इसका मतलब जेनेटिक्स कहती है कि वो जिस चीज से पैदा हुआ वैसा ही होगा, जिस कैटेगरी से भी जन्म ले, वो जिस कैटेगरी से जन्म लेता है उसी कैटेगरी का होता है। यानी जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही संतान होंगे। ये बिहेवियर में नहीं कहा जा रहा है, स्ट्रक्चर में। इंसान है तो इंसान पैदा करेगा, सांप है तो सांप पैदा करेगा, केचुआ है तो केचुआ पैदा होगा, अमीबा है तो अमीबा आएंगे, मछली पैदा करती है कि कुछ और होता है। तो इतना घूर के मुझे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई नई बात बता रहा हूँ? आपको पता नहीं है कि ऐसा ही होता है। यही यूनिफॉर्मिटी है और जेनेटिक्स में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पहले लोग यूनिफॉर्मिटी को फॉलो नहीं करते थे, पहले लोग क्रॉस ब्रीड पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। क्रॉस ब्रीड का मतलब दो अलग अलग नस्ल के आपस में निषेचन की वजह से एक नई प्रजाति का जन्म होता था और उसको लोग क्रॉस ब्रीड मानते थे। तो लोग कहते थे कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसमें भी है। अब दो अलग अलग प्रजातियों से होगा तो उसमें उन दोनों के गुण भी प्राप्त होंगे। और कोई सिद्धांत? इसके अलावा और कोई सिद्धांत है? नहीं है। लैमार्क हो गए, डार्विन हो ही गए, बाकी क्या है इसमें? सब हो ही गया। वैसे 5-6 ही सिद्धांत लिखना था, कितने लिखे हैं? 6 ही लिखे हैं। ठीक है, इतना ही समझना जरूरी था। अब हम जानते हैं जो टर्म बोर्ड पे लिखा हुआ है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो लिखा हुआ है इससे भी प्रश्न आते हैं इसके नाम से साइनोनिम्स की तरह प्रयोग करके। हेरिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण या पर्यावरण। हेरिडिटी को दूसरे शब्द या दूसरे नाम में कहते हैं नेचर, एंड इन्वायरमेंट को कहते हैं नर्चर। सीटेट में इससे प्रश्न आए ना आए, इसी का जो ये नाम है इससे प्रश्न आते हैं और आज तक कभी मिस नहीं हुआ है पिछले 12 साल से। कभी भी इस चीज को अलग न देखिएगा। नेचर एंड नर्चर की बात करें तो नेचर माने प्रकृति एवं नर्चर को बोलते हैं पोषण। लिखिए मत, अभी समझिए, लिखने का वक्त आएगा। जब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में नेचर का संबंध किससे होगा, तो लोग नेचर का क्रॉस रिलेशन बनाता है, इन्वायरमेंट से होगा, अपने से। चूंकि यहां प्रकृति लिखा है और यहां, तो लोग अपनी समझ से नेचर का साइनोनिम्स क्या बना देते हैं? इन्वायरमेंट। जबकि नेचर के लिए साइनोनिम क्या है? हेरिडिटी। नेचर यानी हेरिडिटी की बात हो रही है, नर्चर यानी इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस किए नंबर गया आपका। तो जब कभी पूछा जाए कि हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंट में हेरिडिटी के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, तो नेचर प्रयोग किया जा सकता है। या उसमें इन्वायरमेंट के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? नर्चर प्रयोग करेंगे। और कई बार दोनों को मिला के प्रश्न देता है कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रकृति और पोषण विवाद का क्या अर्थ है। तो विवाद का मतलब वहां डिस्कशन है, झगड़ा नहीं है। प्रकृति एवं पोषण विवाद करके भी टर्म लिखा जाता है। वहां विवाद कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि आपस में डिस्कस करने की बात करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नेचर का ज्यादा योगदान है, नर्चर का कम है। कुछ लोग ये मानते हैं कि नर्चर का योगदान ज्यादा है और नेचर का कम है। आपको क्या लग रहा है?
दोनों का लग रहा है, दोनों का लग रहा है। बहुत सोच समझ के बताइएगा कि आपको वंशानुक्रम का ज्यादा योगदान पर्सनालिटी पे नजर आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, कि वातावरण का ज्यादा नजर आता है? वातावरण का ज्यादा आता है। दोनों का होता है समान रूप से, ठीक है। और कोई आइडिया? कितने लोगों को लग रहा है इसमें कि हेरिडिटी का ज्यादा योगदान होता है? हाथ खड़े करेंगे अपने। एक अकेला चना भार कैसे फोड़ेगा? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि एनवायरमेंट ज्यादा योगदान देता है? कितने लोगों को लगता है कि दोनों बराबर रूप से योगदान करता है? बाप रे, इतनी बड़ी जनसंख्या। इसीलिए तो पूछ रहे हैं ताकि हम समझा सके कि आपके माइंड में क्या क्या आइडिया है। दोनों की बराबर रूप से जरूरत में आधे लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, ये किसने बताया कि हेरिडिटी का ज्यादा होता है? कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बताया। किसने बताया कि इन्वायरमेंट ज्यादा होता है? किसी ने नहीं बताया। और किसने बताया कि दोनों बराबर होता है? आज तक किसी ने नहीं बताया। हमारी अपनी समझ और अपनी उपज है ये, कि हमें लगता है कि दोनों का योगदान बराबर, एक संख्या है ना 50-50 बराबर, शब्द ही गलत है। किसी को आइडिया नहीं है कि किसका योगदान कितना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों का गुणात्मक योगदान होता है, क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव में कोई डिजिट या मात्रा नहीं होते हैं, क्वालिटी होती है। क्वालिटी में कोई मात्रा होती है क्या? वस्तु बहुत अच्छी है, अच्छी कहना कोई नंबर है, क्वालिटी को बता रहा है, तो यही क्वालिटेटिव होते हैं। इसका कोई मात्रा या डिजिट या 50 या बराबर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप इसके लिए। लेकिन जरूरी दोनों है, लेकिन कितना? नो आइडिया। ये रेशियो 90-20 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकते हैं। पहले से कोई आइडिया तय नहीं है कि किसका योगदान कितना होगा। इसी चीज को इसमें समझना है। वंशानुक्रम ज्यादा हो, वातावरण कम हो, लाइन सही है गलत है? वातावरण ज्यादा है और वंशानुक्रम कम है, यह भी गलत है। दोनों बराबर हैं, दोनों 50-50 होते हैं, दोनों जरूरी होते हैं। सिर्फ कहें कि जरूरी होते हैं, कोई मात्रा कोई डिजिट्स की बात उसमें नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन, आधे लोग तो अभी भी बोले ये भी गलत है। दोनों जरूरी है, लेकिन गुणात्मक रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। बैठ जाइए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वंशानुक्रम और वातावरण के लिए क्या शब्द सही है, तो पहला ऑप्शन है कि दोनों बराबर होते हैं। गलत। दोनों का योगदान 50% होता है। गलत। दोनों एक और शब्द था बीच में, अभी बोल रहे थे, मतलब हेरिडिटी ज्यादा हो और इन्वायरमेंट कम हो तो भी गलत। अगर हेरिडिटी को कम कहे और इन्वायरमेंट को ज्यादा बताए तब भी गलत। अगर कहे दोनों मात्रात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तब भी गलत। अगर कहे कि दोनों का गुणात्मक योगदान होता है तब जाके सही होंगे। अगर एक और ऑप्शन जोड़ दे, योगात्मक कहे कि दोनों का योग होता है तब भी गलत। इतने सारे बात समझ में आए क्या क्या हुआ? बराबर अगर कहे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का योगदान बराबर होता है, आज तक किसी ने नहीं बताया और अपनी तरफ से सोचना भी नहीं है। नहीं तो ज्ञान की उपज आप करने लगेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के अपने से, तो नंबर भी अपनी उपज बताती है। 50-50% आज तक किसी ने नहीं बताया कि 50% होते हैं।
हेरिडिटी का ज़्यादा होगा, इन्वायरमेंट का कम होगा, ये भी आज तक किसी ने नहीं कहा। या हेरिडिटी कम होगा और इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, इसकी भी कोई सूचना आज तक नहीं प्राप्त हुई है, ना कोई रिसर्च है। मात्रात्मक होते हैं यानी मात्रा के रूप में दिखाएंगे, यह भी संभव नहीं है। गुणात्मक रूप संभव है, यही एक उत्तर संभव है इसमें। और अगर योगात्मक कहे तो भी गलत है। लेकिन सीटेट के प्रश्न पूछने का तरीका एकदम अलग। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के लिए कौन सा कथन सही है, ऑप्शन चुनने के लिए आएगा और कहेगा 50-50% नहीं होता है, तो सही है, क्योंकि 50-50 योगात्मक नहीं होता है, तो ये कथन। लेकिन आप ढूंढ रहे होंगे गुणात्मक लिखा हुआ, आप ऑप्शन में बार बार ढूंढे गुणात्मक कहां लिखा, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एक जगह साफ तौर पे लिखा है कि यह योगात्मक नहीं है। तो योगात्मक नहीं है तो कैसा है, ये यहां सोचना है, ऑप्शन में नजर नहीं आएगा। अगर योगात्मक नहीं है मतलब गुणात्मक है, अर्थात ये लाइन सही है कि यह योगात्मक नहीं होता। प्रश्न के पूछे जाने का क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। राम अच्छा नहीं है तो क्या है, बुरा है। शिवम बहुत बुरा है, इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। तो दोनों पहलू आप ही को सोचना है कि अगर नहीं के साथ ऑप्शन दिया है तो हाँ वाला भी आप ही को सोचना है कि अगर योगात्मक नहीं होता तो कैसा होता है। हम जानते हैं गुणात्मक होता है, मतलब ये लाइन सही है। आपको कई बार ऑप्शन में से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा और तब समझना पड़ेगा कि दी गई बातें किस तरह से सही है। यानी जो चीज़ हम सीधे सीधे ढूंढते हैं सीटेट में ऑप्शन में वो नज़र ना आए, लेकिन इनडायरेक्ट में बातें लिखी गई रहती है। तो सोचने का तरीका दोनों तरफ हो। ये गुणात्मक ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन इनमें से कोई भी मिल गया जिसमें लिखा है कि बराबर नहीं होता है, मतलब सही है। अब क्लियर हुआ? अब इसको नोट कर सकते हैं आप, पहले ही नोट कर लिए हैं। लिखने में जो आप लोगों की स्पीड है ना, काबिले तारीफ है। पहले झट से नोट कर लेते हैं, समझेंगे बाद में। बोर्ड पर कोई टाइम मशीन नहीं है कि अपने आप थोड़ी देर में मिट जाता है, आप ही के नोट करने के लिए लिखे जाते हैं। तो हेरिडिटी का नया नाम क्या हुआ? नेचर। ऐसा नहीं कि उसको नर्चर से जोड़ लीजिएगा, पोषण बहुत जरूरी है हेरिडिटी के लिए। हो गए? लाइन चेंज करके लिखेंगे। लिखना हो गया ना? लिखिए। लिखिए, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों का योगदान गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव। दोनों का योगदान गुणात्मक होता है, गुणात्मक को क्वालिटेटिव कहते हैं, क्वालिटी। दोनों का योगदान गुणात्मक होता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, वंशानुक्रम हमें शारीरिक संरचना प्रदान करते हैं। वंशानुक्रम हमें शारीरिक संरचना प्रदान करते हैं। शारीरिक संरचना प्रदान करते हैं, परंतु उसे विकसित होने का अवसर
परंतु उसे विकसित होने का अवसर पर्यावरण से प्राप्त होता है। विकसित होने का अवसर पर्यावरण से प्राप्त होता है। तो अब बताइए कि दोनों में जरूरी कौन है? अब पता चला ना कि दोनों ही जरूरी है। अगर दोनों का योगदान न रहा तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास कभी संभव नहीं हो पाएगा। अब सीटेट में इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से या प्रकृति और पोषण से। प्रश्न ये होगा कि एक 6 साल की बच्ची है जो खेल में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है, मतलब जबरदस्त खेलती है। उसके माँ बाप भी खिलाड़ी हैं और उसे नित्य दिन प्रशिक्षण भी देते हैं। तो बच्ची में जो गुण आया है ये किसकी देन है? वंशानुक्रम की देन है। फिर से दोनों बोल रहे हैं। सवाल ठीक से सुने हैं ना? माँ बाप दोनों खिलाड़ी हैं और वही उसे नित्य दिन प्रशिक्षण भी देते हैं। तो किसका योगदान है? हेरिडिटी का कि इन्वायरमेंट का? दोनों का। इसमें गुणात्मक नहीं है, ऑप्शन यही है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का है। कितने लोगों का मानना है? अब बाकी लोगों का क्या मानना है? अब जितने लोग हाथ नहीं उठाए हैं वो बताएंगे कि उनका क्या मानना है। दोनों का नहीं होता तो किसका होता है? पड़ोसी का योगदान होगा? नहीं, ऑप्शन 2 ही है। तीसरे ऑप्शन का कहां से इंतजार आ रहा है? या तो इन्वायरमेंट का योगदान होगा, या तो हेरिडिटी का योगदान होगा, या तो दोनों का होगा, या दोनों में से किसी का नहीं होगा। यही 4 ऑप्शन होते हैं। आपने सवाल ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने कहा माँ बाप दोनों क्या है, तो हेरिडिटी की बात हो गई। और उसे रोज प्रशिक्षण देते हैं, तो कहां प्रशिक्षण देंगे? वातावरण में ही देंगे ना। उसे वैसा रोज माहौल बना के दे रहे हैं, तभी तो वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तो इसमें किसका किसका योगदान है? तो मतलब एग्जाम हॉल में भी आके पूछेंगे कि देखो तो दोनों है ना इसमें, अब बताओ उत्तर क्या होगा। ये जो मतलब एक लगता है ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तब जवाब देंगे, ये सपोर्ट कितने दिन काम आएंगे। सवाल में ही ध्यान से सुनना था कि माँ बाप दोनों खिलाड़ी हैं और उसे प्रतिदिन प्रशिक्षण भी देते हैं, यानी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस भी कराते हैं। उसे वैसा माहौल बना के दिए हैं तभी संभव है, नहीं तो सिर्फ जेनेटिक हो प्रैक्टिस ना करे तो वो भी किसी काम का नहीं है। और खूब प्रैक्टिस करे और जेनेटिक में नहीं है तो सीखने में बहुत समय लग जाता है। होता है ऐसा? आप में कोई जेनेटिक गुण है जो परिवार वालों में पहले से था? आपने कभी पता किया इस बारे में? खेती करने का गुण हो सकता है, घर के किसी और काम में भाषण देने का गुण अच्छा हो सकता है, बोलने का अच्छा गुण हो सकता है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का अपना एक गुण हो सकता है, ड्राइविंग का हो सकता है। ऐसी कोई चीज तो होगी जो आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है हेरिडिटी के तौर पे। आपस में बता सकते हैं और हमें नहीं बता सकते। मतलब गुण है, ज्यादा गुण नहीं है, कम ही है, लेकिन मिलते जुलते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि जेनेटिक्स से कुछ गुण अभी प्राप्त हुए हैं जिसके बारे में आइडिया है कि मेरे खानदान में तो सब यही करते हैं, मैं कर रहा हूं, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कोई चीज? कौन सा? खेती करना, बहुत अच्छी बात है। जेनेटिक है खेती करना। खेती करने के लिए बहुत सीखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, सिर्फ आते जाते सीख गए होंगे। लगता होगा कि ये काम पहले से मुझे आता है, क्योंकि वो आपके जीन्स में मौजूद है, जेनेटिक्स में। और गवर्नमेंट जॉब जेनेटिक होता है। पॉलिटिक्स पॉसिबल है, बिजनेस भी पॉसिबल है, डॉक्टरी करना भी पॉसिबल है, इंजीनियर के बेटे इंजीनियर बनते हैं। इन सब के कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरह चीजों को उसी ओर आकर्षित करती है। एक डॉक्टर के बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई सबसे आसान लगती है, क्यों?
क्योंकि उसके जीन्स में मौजूद है। जब वो पढ़ने सीखने जाता है तो उसे लगता है सब कुछ आता है उसे, क्योंकि उसके जीन में, उसके जेनेटिक्स में, खून के एक एक कतरे में डॉक्टरी बसी हुई है, तो वो काम उसे बहुत आसान लगता है। इंजीनियर्स के बेटे को इंजीनियर बनना आसान लगता है, एक आईएएस आईपीएस के बेटे को आईएएस बनना आसान होती है। सामने एहसास होता है? आपके ही अपने फील्ड प्रोफेशन जो चेंज हुए, कितने समय से आप संघर्ष कर रहे हैं प्रोफेशन चेंज होने के लिए। माँ बाप किसान होंगे, कितने लोग हैं? मैं भी हूं। आपने अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए कितना समय दिया अभी तक? 6 साल 7 साल हो गए होंगे प्रयास करते करते, और अभी कितना प्रयास करना है ये भी पता नहीं है। इसका मतलब कि वो प्रोफेशन जो आपको शुरू से ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वो काम आपके लिए बहुत आसान होता, लेकिन आपको दिखा कि इससे हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मुझ में कुछ चेंज चाहिए, प्रोफेशन बदलना पड़ेगा। आपने चेंज किया और चेंज करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। खेती करने में इतना मेहनत नहीं होता जितना पढ़ाई में करना पड़ता है। यह एहसास होता है आने के बाद, लगता है इससे आसान तो खेती ही था। महसूस होता है, क्योंकि वो आपके जीन्स में बसा हुआ है, जेनेटिक्स में है। तो हर आदमी को जो उसके परिवार के लोग पहले से करते आ रहे हैं वो काम उसके लिए आसान होता है। दुनिया में सबसे टफ काम होता है लड़कों के लिए खाना बनाना, लेकिन लड़कियों के लिए कभी भी बना सकते हैं। जेनेटिक्स मम्मी से आते, उनके साथ रहने की वजह से और उनके गुणों की वजह से। लेकिन लड़कों में ये चीज़ें बहुत कम आती है कि हमेशा वो अपने से बनाए खाए करे। मजबूरी में कर ले अलग बात है, लेकिन उसके बाद कभी उलट के किचन की ओर ना देखे। जेनेटिक्स बहुत कुछ डिसाइड करती है। जेनेटिक्स आपके खान पान के चीज को डिसाइड करती है। आपके परिवार में लोग क्या खाते हैं उसी से मिलता जुलता आपका पसंद होगा, अलग नहीं होगा। आपके व्यवहार आपके जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं। आपकी एबिलिटीज, आपके कद काठी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब आपके हेरिडिटी की देन होती है। लेकिन मिल तो सब जाएगी, लेकिन उसे ग्रो करने का अवसर यहां से प्राप्त होता है। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं मिला तो जेनेटिक में अच्छे से अच्छे गुण व्यक्ति को मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी बेहतर नहीं हो सकता अगर उसे इन्वायरमेंट बहुत बुरा मिला, परिवेश अच्छा नहीं रहा। अब लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा? जो उसके बगल में लिखा हुआ है, पहला कारक वही लिखेंगे, पर्यावरण। पर्यावरण के बाद पीछे जितना लिखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, वो सब के सब हेरिडिटी को भी प्रभावित करते हैं। खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, है ना, जलवायु, भाषा, संस्कृति, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी पे। सारी चीज नोट हो जाएंगे वहां से। कितने लोगों ने नहीं लिखा है फर्स्ट चैप्टर में? अच्छा, फर्स्ट क्लास है। और किसी का है जिसका फर्स्ट चैप्टर में नहीं लिखे थे? 4-5 आदमी हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, शुरू कीजिए। पहले का भी काम हो जाएगा, दूसरे का भी हो जाएगा। पहला पर्यावरण लिखे, दूसरा लिखेंगे जलवायु। फटाफट लिखते जाइए बिना रुके। खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य, धर्म, जाति, समुदाय, आगे बढ़ते जाइए, पीछे का हमको भी नहीं पता क्या बोले। धर्म, फिर जाति, समुदाय, संस्कृति, भाषा, सब एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही में सब लिख लीजिएगा। संस्कृति, भाषा,
प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा, आठ 10 पॉइंट हो गए, काफी है समझने के लिए। और भी कुछ कुछ लिख लीजिए। वंशानुगत बीमारियां, वंशानुगत बीमारियां, क्रोमोजोम डिसऑर्डर, वंशानुगत बीमारियां, क्रोमोजोम डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, बारह 15 पॉइंट हो गए ना, काफी है। अब दूसरा लिखेंगे इन्वायरमेंट, अभी इसकी चर्चा ही नहीं की है, अब करेंगे। लिखिए इन्वायरमेंट टॉपिक। अभी तक इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़े थे, अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़े हैं कि हेरिडिटी, उसकी थ्योरी, बाकी सब चीजें क्या कहती है। इन्वायरमेंट माने होता क्या है? पर्यावरण। अब पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है? अच्छा, आसपास के परिवेश होते। एक बच्चे की कुछ भोली अवधारणाएं याद आ रही है। भोली माने मासूम अवधारणाएं। एक टीचर को किसी को तंग करना था बच्चे को, तो उसने एक बच्चे को उठाया, कहा देखो इसको कैसे परेशान करते हैं। उसे लगा कि हम बच्चे को परेशान करेंगे, तो कुछ सवाल पूछा। बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोला कि तार के पेड़ के सामने है। बोले तार का पेड़ कहाँ है? तो बोला घर के सामने है। दोनों कहाँ है? आमने सामने है। टीचर को लगा पूछना ही बेकार है। आपके जवाब भी कुछ इसी प्रकार के थे, अभी हमने पूछा। एनवायरमेंट माने क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण माने एनवायरमेंट, मतलब आसपास का परिवेश। एग्जैक्टली क्या है? वंशानुक्रम के अलावा जितनी चीज हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वो सब क्या हैं? पर्यावरण। ऐसे बताएंगे। लिखिए लिखिए वंशानुगत गुणों के अलावा अन्य सभी कारक, वंशानुगत गुणों के अलावा अन्य सभी कारक जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, अन्य सभी कारक जो व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, डैश डैश कहलाते हैं। माने पर्यावरण कहलाते हैं। चेंज करके लिखेंगे पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पर्यावरण होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पर्यावरण में लिखेंगे एक लाइन, बच्चे का गर्भकाल आंतरिक पर्यावरण कहलाता है। बच्चे का गर्भकाल आंतरिक पर्यावरण कहलाता है, जो 9 माह या 280 दिन का होता है। गर्भकाल जो 9 माह या 280 दिन का होता है,
कोई दिक्कत समझने में? आंतरिक पर्यावरण है। दूसरा है एक्सटर्नल, लिखेंगे जन्म के बाद का पर्यावरण। जन्म के बाद का पर्यावरण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। जन्म के बाद का पर्यावरण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, जन्म के पहले और बाद का यही फर्क है। जब बच्चा जन्म लेता है तो टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल, इन सब चीजों में परिवर्तन होता है जो उसको सूट नहीं करता, इसलिए जन्म लेने के साथ ही चिल्लाना शुरू करता है, रोना, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। 9 माह जहां वो रहा, अब उससे इन्वायरमेंट चेंज होकर जो वातावरण में आया, बॉडी टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है और बाकी गतिविधियों का भी। यही देखे होंगे, बच्चा चाहे किसी भी दिन पैदा हो, किसी भी मौसम में पैदा होने के बाद उसे कपड़े से लपेटकर उसकी बॉडी को गर्म रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि गर्भकाल में जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा होता है, और उसे अचानक पैदा होने के बाद जो इस टेम्परेचर में आता है तो उसको कपड़े से लपेटना पड़ता है ताकि वही टेम्परेचर वो मेंटेन कर सके, अदरवाइज तबीयत खराब हो जाएगी पैदा होते ही, और उसके बाद उसका इलाज मुश्किल होने लगेगा। तो ये है इन्वायरमेंट। लाइन चेंज करके लिखेंगे, वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला लिखेंगे वंशानुक्रम, सबसे ज्यादा वही प्रभाव डालेगा। पहला वंशानुक्रम और बाकी सब पिछले वाले में से। दोनों प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, तो कारक सब मिलते जुलते हैं। हेरिडिटी में सबसे ज़्यादा करेगा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा करेगा हेरिडिटी। ये दोनों टॉप पे रहेंगे एक दूसरे के लिए, बाकी सब समान रूप से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा नोट। अब अगले दिन दोनों चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है।